अगर मगर और काश मैं हूँ, मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ। जब से हो गई है खुद से मोहब्बत, मैं अपनी मोहब्बत के एहसास में हूँ। तो स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर है जो 100% 18 फरवरी 2026 को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण निबंध आंसर के साथ महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, महत्वपूर्ण लेखक और कवि का जीवन परिचय, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, अपनी खबर, निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा लिखित रचना है। अपनी खबर मेरे प्यारे बच्चों पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। और चंपारण में महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, नगेंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञेय। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। त्यागपत्र, व्यतीत, प्रस्तुत प्रश्न, परख। ये चारों रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है, यानी कौन सा उपन्यास नहीं है। तो प्रस्तुत प्रश्न ये आपका क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्यागपत्र, व्यतीत और परख ये तीनों उपन्यास हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे बाला बोधिनी पत्रिका के, आनंद कादम्बनी के, ब्राह्मण के, सरस्वती के। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र और सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2 का है। धूप और धुआं रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मैथिली शरण गुप्त का। तो धूप और धुआं मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9 है, 12 है, 15 है, 17 है। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 15। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। साकेत महाकाव्य में 12 सर्गों की संख्या होती है और साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है। प्रिय प्रवास में 17 सर्गों की संख्या होती है और प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। अगला प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांबु प्रवाह, त्रिपथगा, ग्राम्या, तितली। तो प्रेमांबु प्रवाह मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ग्राम्या सुमित्रानंद पंत की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की है और त्रिपथगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में, 1943 में, 1918 में, 1936 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। अगला है। मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं त्रिलोचन, राम स्वरूप शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो मास्को अभी दूर है इसके रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों शिवमंगल सिंह सुमन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है?
निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। और यह गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना अभ्युदय के निःश्रेयस को सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बलमुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है प्रगति के मानदंड। किस चैप्टर से लिया गया है? प्रगति के मानदंड। और इसके लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत की क्या चीज शब्द मात्र रह गई? तो आपने अभी पढ़ा था भारत की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र में उन्नति की? तो पाश्चात्य जगत ने भौतिकता के क्षेत्र में उन्नति की है, आपने अभी पढ़ा था। संवर्धन तथा अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। तो संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना और अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति। फिर है मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको देखो किसकी करना है व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई है। आसक्त आत्म अनुभूति नहीं कर सकता, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। बलहीन व्यक्ति आत्म अनुभूत करने में अक्षम होते हैं क्योंकि पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर भौतिकता की ओर उन्मुख हुए, आध्यात्मिक अनुभूत में पीछे रह गए। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म की ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो ये देखिए निंदा शब्द मिल गया आपको, निंदा शब्द से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम निंदा रस और लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्महीन और आलसी हो जाता है तो वह दूसरों की आलोचना करने लगता है, क्योंकि कठिन कार्य करने वाले लोग निंदा से बचते हैं और निंदा करने वाले अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी लकीर को थोड़ा मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा दिखाया जाता है, यानी दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। उर्मिला कहती है कि हे सखी, शरद के आने से खंजन पक्षी इधर आ गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर घुमा लिए हैं। फैला उनके तन का आतप मन में सर सरसाए, घूमे हुए इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। यह प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके शरीर की गर्मी हो। उमड़े हुए सरोवर उनके मन की भांति प्रसन्न हैं, जिनमें प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। यहाँ सरोवर पर जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मेरे प्रियतम इस ओर घूम गए हैं, क्योंकि हंस की चाल में उनकी गति का आभास हो रहा है। सरोवर में कमल खिले हुए हैं। के ध्यान आज इस जन का निश्चय व मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए।
उनके ओंठों की भांति दोपहरिया के फूल लाल लाल शोभा देने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझ सेविका का ध्यान करके वह निश्चय ही मुझ पर मुस्कुरा उठे हैं। स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोहे अश्रु अर्घ भर लाए। हे शरद ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि तेरे आगमन से ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं। तेरे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंदों को न्यौछावर किया है। मैं अपनी आंखों के आंसुओं को अर्घ रूप प्रदान करने के लिए लाई हूँ। ठीक है, ये रहा इसका अर्थ। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो शीर्षक का नाम है गीत, साकेत महाकाव्य से है, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके बाद सखी को खंजन पक्षी कौन दिखा रहा है? तो सखी को खंजन पक्षी उर्मिला दिखा रही है। रंजन तथा आतप शब्दों के अर्थ लिखिए। तो रंजन का मतलब होता है मन प्रसन्न करने वाला, आतप का मतलब होता है गर्मी, धूप या फिर दुख देने वाला। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? फैला उनके तन का आतप मन में सरसरसाए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि हमने सारा व्याख्या आपको बता दिया है। तो लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न होता है मानो उसे प्रियतम के सरस शरीर की सरसता प्राप्त हो गई हो। फिर अथवा करके दिया है, अभी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कभी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि संसार मेरी कठिन गति के साथ चले, और यह भी नहीं कहता कि जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के उद्यान का पुष्प खिले। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कितना भी कष्टदायक हो, उसी में उसकी मर्यादा है। अर्थात कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। कभी आगे कहता है कि मुझे युद्ध में कष्ट ना मिले, मैं इसकी कामना नहीं करता, और प्यार करने पर प्राप्ति की आड़ भी नहीं चाहता। तो ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जीवन मरुनंदन कानन के फूल में अलंकार कौन सा है? उपमा है। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए भाव देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर कार्य पथ पर अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त किया गया है। उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त है, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं रूपक है, गुण प्रसाद है, सप्तशक्त अभिधा एवं लक्षणा है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करना है कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसके बाद 5 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में है और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, और कैसे लिखना है जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको बिल्कुल सेम लिखना है। आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और मछुआरे थे। माता पिता का नाम आसियम्मा था। कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। अपने स्कूल की शिक्षा के लिए वह अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हृदयघात से हुआ। इसके बाद साहित्यिक परिचय डालेंगे। हेडिंग लिखेंगे कलाम जी अविवाहित थे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। शुरू में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में योगदान दिया। 1969 में उन्हें इसरो भेजा गया। कुछ वर्षों बाद वे फिर DRDO से जुड़े।
उनके निर्देशन में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण सफल हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे वैज्ञानिक, लोकप्रिय, राष्ट्रपति, दूरदर्शी तथा समाजसेवी थे। इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसके बाद में खा नंबर है, इसका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। तो इसमें से हम पढ़ने वाले जयशंकर प्रसाद का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कैसे लिखना है देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। परिणाम स्वरूप अल्पावस्था में ही दाय व्यवसाय से पूर्ण प्रसाद जी को घर का भार वहन करना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ा। परेशानियों का सामना करते करते प्रसाद जी बीमार रहने लगे और 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। फिर इनका हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे द्विवेद युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रमुख रचनाएं यानी प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य संग्रह, आंसू, लहर, झरना, कामायनी लहर आदि, नाटक एक घूंट, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त आदि, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि, उपन्यास कंकाल तितली, इरावती आदि। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। 80 शब्द में आंसर देना है, 5 अंक का है। अथवा पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार में इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारत के गाँव में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। कर्मनाशा एक नदी का नाम है, जिसके किनारे नई डीह नाम का एक गांव था। पैरों से अपाहिज भैरव पांडे इस गांव के एक ब्राह्मण थे। भैरव पांडे का एक छोटा भाई था कुलदीप। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दुधमुहा बालक था। भैरव ने कुलदीप का लालन पालन बड़े स्नेह से किया। इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर छरहरा युवक बन गया। भैरव के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव के एक मल्लाह की विधवा पुत्री फुलमत अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप का शरीर फुलमत से टकरा गया। टक्कर लगने से दोनों मुस्कुराने लगे। भैरव ने यह सब देख लिया तथा वह कुलदीप पर निगाह रखने लगा। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फुलमत कर्मनाशा नदी के तट पर एकांत में चले गए। भैरव को इसकी सूचना मिल गई। वह भी वहां पहुंच गया और उसने दोनों को खूब डांटा तथा कुलदीप को एक चांटा भी मारा। आगे लिखेंगे, लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया। भैरव ने कुलदीप को बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। भैरव अकेले रह गए। एक बार कर्मनाशा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसी समय फुलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। पुरातन पंथी कट्टर रूढ़िवादी गांव की धनेसरा चाची ने यह बात चला दी कि बाढ़ का कारण फुलमत का पाप है। बाढ़ तभी शांत होगी जब फुलमत और उसके बच्चे की बलि कर्मनाशा को दे दी जाएगी। पंचायत ने फुलमत की बलि देना तय कर दिया। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। तभी भैरव पांडे आए तथा उन्होंने सुकुमार बच्चे को गोद में लेकर कहा कि यह मेरे भाई का बेटा है तथा फुलमत हमारे परिवार की बहू है। इसकी बलि कोई नहीं दे सकता। नदी की बाढ़ को बांध बनाकर रोका जा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सहमे हुए और स्तब्ध ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखने रह जाते हैं। कर्मनाशा की बाढ़ उतर जाती है और नदी पूर्ववत बहने लगती है। यही कर्मनाशा की हार अथवा रूढ़ियों की हार है। नंबर 100 पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 अंक का है। 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ।
याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच मैत्री। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, है मैत्री, उदस्यान अहम अस्मात् स्थानम अस्म। मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। तथा ते अनया कात्यायन विच्छेदम कण्वात इति। इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री वाच, मैत्री ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता संमित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच नेति। याज्ञवल्क ने कहा, नहीं। यथोप उपकर्वातम जीवनम तथेव तेव जीवनम स्यात्। जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा। संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महापुरुषा, अर्थ बता देते हैं आपको। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में फंस करके अपने नियमित लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का यह भी है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है, काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है, और मूर्खड़ा माने मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में, लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुजता गवेंद्रा, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत्रा मृगेंद्रा, वनों में सिंह अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर है। निर्भता नरेंद्रा, राजा शांत हैं। परकीड़ितो वारुद्रो सुरेंद्रा, और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 प्रश्न करेंगे, 2-2 अंक के हैं, 4 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। फिर रूपक अथवा प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। सोरठा छंद अथवा बसंत तिलका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रस अलंकार छंद का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, 6 अंक का। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, भारत में आतंकवाद कारणों में समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, नारी सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति का प्रासंगिकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर निबंध। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम उसी प्रकार आपको लिखना है। रूपरेखा तैयार करना है, उसमें डालना है प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन के लाभ, उपसंहार। उसके बाद पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी अवस्था में बच्चे सीखते हैं कि क्या सही है और गलत क्या है। अच्छे संस्कारों, आदतों और चरित्र निर्माण का यही सही समय होता है। इन सभी गुणों में अनुशासन सबसे आवश्यक गुण है। अनुशासन से विद्यार्थी का जीवन व्यवस्थित रहता है और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाता है। दूसरी हेडिंग है अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना, समय पर काम करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना। अनुशासन हमें सिखाता है कि जीवन में हर काम सही समय और सही ढंग से किया जाना चाहिए। यह हमें आलस्य, अव्यवस्था और भ्रम से दूर रखता है। तीसरे हेडिंग डालेंगे अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि यह चरित्र निर्माण, शैक्षणिक सफलता और भविष्य के लिए आवश्यक है। अनुशासन आत्मनियंत्रण, संयम प्रबंधन और जिम्मेदार आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि यही समय पढ़ाई, सीखने और विकास का होता है। अनुशासित विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, होमवर्क समय पर पूरा करते हैं और कक्षा में ध्यान लगाते हैं। इससे उनके परिणाम अच्छे आते हैं। विद्यालय में अनुशासन रखने से शिक्षकों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना सभा, खेलकूद, समूह कार्य, इन सभी में अनुशासन के बिना काम नहीं चलता। अनुशासन से स्कूल का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता है। इसके बाद है अनुशासन के लाभ।
अनुशासन के कई लाभ हैं। यह समय पालन, जिम्मेदारी, सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अनुशासित विद्यार्थी कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलकर यही अनुशासन उन्हें अच्छी नौकरी, सम्मान और सफल जीवन दिलाता है। उपसंहार: अंत में कहा जा सकता है कि अनुशासन विद्यार्थी जीवन की आत्मा है। इसके बिना जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। अनुशासन अपनाने से विद्यार्थी का चरित्र मजबूत होता है, भविष्य उज्ज्वल बनता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हर विद्यार्थी को अनुशासन को अपने जीवन का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 का 1 नंबर, भौतिक का संधि विच्छेद। तो भौतिक का संधि विच्छेद होता है भो प्लस अति। क्या होता है? भो प्लस अति। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अयादि संधि है। कश्चित का संधि विच्छेद क्या होता है? कश्चित का संधि विच्छेद होता है का प्लस चित। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद है निस्तारण का संधि विच्छेद। तो निस्तारण का संधि विच्छेद होता है निस प्लस तारणम। निस प्लस तारणम, इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। महादेव शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक शब्द में समास है तो इसमें प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है तो इसमें अव्ययीभाव समास है। मुग्धा शब्द में प्रत्यय है तो अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है गंतव्य शब्द में प्रत्यय तो इसमें तव्यत प्रत्यय है। एनांग विकारा सूत्र के अनुसार विभक्ति लगती है द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी, सप्तमी। तो जिस अंगों में विकार या दोष होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है। तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद षष्ठी शेषे का निम्न में से उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है षष्ठी शेषे का? तो सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत। सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है? तो लिखना है सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। अपना एड्रेस लिख दीजिएगा जहाँ के होंगे आप। विषय मोहल्ले की सफाई है तो आवेदन पत्र। फिर यहाँ पर डालेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि महिनपुरवा की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। इसके आगे लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई के छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। दिनांक नहीं लिखना है, बहुत ही और का खा लिख देना है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।